आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल के ऊपर हमने सोलर से रिलेटेड लगभग सारे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम सोलर पैनल और सोलर सिस्टम से संबंधित हर एक जानकारी को कवर कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के ऊपर बात कर चुके हैं कि सोलर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, सोलर पैनल कितने टाइप्स की होती हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि है इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्वर्टर हो या सोलर इन्वर्टर हो या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो या सोलर पैनल हो, इनको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन सा सोलर सिस्टम लेना चाहिए, किस तरह से हमें सोलर पैनल का सिलेक्शन करना होगा, कितनी हमें बैटरीज लगाना होगी, किस तरह से हमें अपने घर के लोड को कैलकुलेट करना है, और यदि हम बिना बिजली कनेक्शन के सोलर सिस्टम पर डिपेंड होना चाहते हैं तो उस सिस्टम को हम किस तरह से बना सकते हैं। और ये सभी पॉइंट हम आपको इतनी आसान भाषा में बताएंगे कि आप खुद से ही पता कर लेंगे कि हमारे घर के लिए कितने किलोवाट का सेटअप होना चाहिए, सोलर पैनल कितनी होना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर लेना है, किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। ये सभी जानकारियों को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे सोलर की वीडियो पे हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि आप किस टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और आपको टेक्नोलॉजी का और इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना नॉलेज है जो हम आपकी वीडियो पर विश्वास करें। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैंने लगभग 20 साल से ज्यादा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चलाया है, जिसमें अब तक मैंने 1300 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, जो कि भारत के लगभग सभी राज्यों से आते हैं, जिसमें मैं मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्सेज करवाता था, जिस वजह से मुझे टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा नॉलेज है। तो आज से लगभग 3 साल पहले मैंने एक 600 वाट का इन्वर्टर सर्किट डिजाइन किया था, जिसमें कि साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इसके साथ में मैंने इसको आर्डिनो को मर्ज किया था। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिससे कि हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग करके इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो जिसमें मैंने आज से 3 साल पहले जो ये इन्वर्टर बनाया था, इसको मैंने होम ऑटोमेशन के लिए भी बनाया था। और जो मैंने ये 600 वाट का इन्वर्टर बनाया था, इसके अंदर मैंने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया था, जिससे कि मैं अपने घर के इन्वर्टर को अपने मोबाइल से ही ऑपरेट करता था, क्योंकि इसके अंदर मैंने वाईफाई मॉड्यूल भी लगाया था। रिले सिस्टम मैंने खुद ने डिजाइन किया था, क्योंकि मैंने इसको बिजली फोरम के ऑफिस में जब लगाया था तो इस इन्वर्टर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के अंदर ही लगाया था, जिस वजह से यह इन्वर्टर के बैकअप देने के साथ साथ मैं इसके सारे स्विचेस को भी अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकता था। और इसके अंदर मैंने एक एलसीडी और साथ में यूनिट कंजप्शन को भी ट्रैक करने के लिए मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर का मैकेनिज्म भी बनाया था। मैं अपने शहर के बाहर भी होता था, तब भी मुझे पता चलता था कि अब मेरे इन्वर्टर के ऊपर कितना लोड है। मैं जब चाहे तब इस इन्वर्टर के पूरी सप्लाई को भी बंद कर सकता था या पर्टिकुलर किसी स्विच को भी बंद कर सकता था। और इस इन्वर्टर के अंदर जो मैंने सोलर से चार्जिंग का सिस्टम बनाया था, आर्डिनो की मदद से मैंने वो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी पे काम करने का बनाया था। और इसके अलावा अभी मैं एक इन्वर्टर के ऊपर और काम कर रहा हूं, जिसमें मैंने आर्डिनो की जगह रेस्पबेरी का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है जिससे कि हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऐसे एक रेस्पबेरी भी आता है। लेकिन फिलहाल में मैं अभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। रात में जब भी मैं फ्री होता हूं तब उसके ऊपर काम करता हूं, इस वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल को भी मैनेज करना होता है और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड मुझे काम भी करना होते हैं, जिस वजह से मुझे अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और खासकर जितने भी जो माइक्रो कंट्रोलर्स बोर्ड आते हैं जैसे कि आर्डिनो, रेस्पबेरी, इनका मैं काफी अच्छा नॉलेज रखता हूं। और जो अभी मैं एक इन्वर्टर पे काम कर रहा हूं उसमें मैंने इस आर्डिनो की जगह रेस्पबेरी बोर्ड का इस्तेमाल किया है, जिससे कि उसको मैं और ज्यादा एडवांस बनाना चाहता हूं। और जिस तरह से एमपीपीटी टेक्नोलॉजी होती है जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का काम करती है कि किसी भी सोलर पैनल का ज्यादा से ज्यादा करंट और एम्पियर का यूज किया जाए और पावर लॉस कम हो, इसलिए मैं भी अपना खुद का एक इन्वर्टर डिजाइन कर रहा हूं, जिसमें मैंने अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया है। मैं सिर्फ एक इन्वर्टर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं एक इन्वर्टर के साथ में होम ऑटोमेशन का सिस्टम भी चाहता हूं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर क्या कर रहा है और मैं घर के बाहर हूं, मैं जब भी उसको कंट्रोल कर सकूं, उसमें बन रही बिजली का मैं हिसाब रख सकूं, और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी एनालिसिस कर सकूं। और इस इन्वर्टर के लिए मैंने आयरन कोर वाले ट्रांसफार्मर पे भी काम किया, उसके बाद फेराइट कोर वाले ट्रांसफार्मर पे भी काम किया, और इसके अलावा बहुत से मैंने ट्रांसफार्मर के अंदर मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इन्वर्टर का साइज इतना छोटा हो कि आप उनको अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में भी लगा सके। मैंने पहले जो ये सर्किट बनाया था ये मॉसफेट बेस्ड था, अभी मैं आईजीबीटी पर बना रहा हूं, और अभी मैं बहुत से कंपोनेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपना खुद का एक इन्वर्टर डिजाइन कर रहा हूं जो कीमत में सबसे कम हो, एक इन्वर्टर के साथ साथ
वो सोलर सिस्टम को भी पूरा मैनेज कर सके और साथ में होम ऑटोमेशन का भी काम कर सके, जिसको कि आप अपने मोबाइल से मैनेज कर सके। और हमारे बिजली फोरम के ऑफिस में ही मेरी एक एक्सपेरिमेंटल लैब है, जिसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्या क्या काम करता हूं और कितना मैं नॉलेज रखता हूं और किन प्रोजेक्ट्स पे मैं अभी काम कर रहा हूं, उन सब के ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो जितने भी ऐसे व्यूअर्स जो मेरे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते थे, तो आज मैंने आपको बता दिया कि मैं एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को 20 साल से ज़्यादा चला चुका हूं। उसके अलावा मैं वेब होस्टिंग और वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा मैं मोबाइल के मदरबोर्ड से डेटा रिकवरी का भी काम करता हूं। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन हूं, मैं लर्नर हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ आगे बढ़ती है। जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, उस वीडियो को बनाते समय भी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत से इन्वेंशन हो चुके होंगे। इसलिए मैं कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कहता हूं। जिस भी प्रोजेक्ट पर मैं काम करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि वो इतना यूनिक हो कि उसके जैसा काम करने वाला मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो। मैं हमेशा इस सोच के साथ काम करता हूं। तो उम्मीद करता हूं जो भी मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते थे, आज इस वीडियो में मैंने उनको इसके बारे में भी जानकारी दी। और देखिए, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अपने आप में ही एक काफी बड़ा टॉपिक है। यदि इसको हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो का ड्यूरेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लंबी वीडियो को कोई भी पूरा नहीं देखता है। इस वजह से हम इस वीडियो को टोटल 6 पार्ट में बनाएंगे और इस वीडियो के 6 पार्ट को जो भी देख लेगा वो खुद एक इन्वर्टर एक्सपर्ट हो जाएगा, सोलर पैनल सिस्टम का एक्सपर्ट हो जाएगा। उसे इतना नॉलेज हो जाएगा जितना कि एक वेंडर को भी नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी ऐसे लोग जिनके यहाँ पे ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा है, जिसमें कि बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसमें जितनी यूनिट एक्सपोर्ट होती है उससे काफी कम यूनिट आपके मीटर में दिखाई जाती है, और बिजली विभाग वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट को मानता है जो उनका नेट मीटर दिखाता है। हमें बहुत से ऐसे व्यूअर्स के मैसेज आ रहे थे, उनका यह कहना था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर यूनिट ज्यादा दिख रही है, लेकिन बिजली विभाग के नेट मीटर में यूनिट कम दिख रही है। और इस तरह की बहुत सी समस्या के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें काफी सारे लोगों का यह कहना था कि हम सरकार के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। यदि कोई उपभोक्ता सोलर सिस्टम में लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद में बिजली विभाग की गड़बड़ी और नेट मीटर में गड़बड़ी होने की वजह से इतना पैसा लगाने के बाद में उसका फायदा बिजली विभाग को मिल जाए और उपभोक्ता का नुकसान हो, ये कहां की बात हुई। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें सबसे पहला फायदा उपभोक्ता का होना चाहिए, क्योंकि जब वो सोलर सिस्टम के लिए हजारों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका फायदा बिजली विभाग क्यों उठाए। सबसे पहला जो फायदा होना चाहिए वो उपभोक्ता का होना चाहिए। इसलिए इस 6 पार्ट की वीडियो सीरीज में हम इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं जो आज से पहले कोई भी नहीं बताता है। क्योंकि आपने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी है वो सभी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम का ही प्रमोशन करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी न किसी ब्रांड या कंपनी का प्रमोशन करना होता है, जिस वजह से कभी भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के फायदों के बारे में नहीं बताते हैं। इसलिए हम इन 6 पार्ट की वीडियो के अंदर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के इतने सारे फायदे बताएंगे और एक ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपको क्या नुकसान होता है नेट मीटर लगने की वजह से, इन सब के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। और यदि आप सोलर सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर को भी समझना होगा, क्योंकि हमारे घर पे जो बिजली होती है वो एसी करंट होता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसको कि स्टोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है उसको स्टोर किया जा सकता है। और सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होती है वो भी डीसी फॉर्म में ही होती है, मतलब वो डीसी करंट होता है। इस वजह से हमें इन्वर्टर को सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये इन्वर्टर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है और डीसी करंट को भी एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन बात करें करंट के स्टोरेज की, तो आप डीसी करंट को ही बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को बैटरी में स्टोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से हमें इन्वर्टर की जरूरत होती है और सोलर इन्वर्टर की जरूरत होती है। और इस वीडियो सीरीज में हम पूरे 6 पार्ट में आपको इन्वर्टर हो, सोलर इन्वर्टर हो, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो या सोलर पैनल के कनेक्शन हो, ए टू जेड इस तरीके से नॉलेज देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जिसमें कि हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है और उसके बारे में कोई बताता भी नहीं है। आप जो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी जरूर देती है, लेकिन उससे सरकार का भी फायदा होता है और बिजली विभाग का भी फायदा होता है। यदि आप सोलर सिस्टम के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला फायदा आपको मिलना चाहिए, ना कि बिजली विभाग को और सरकार को। देखिए, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिजली बनाने में सरकार के कोयला और बाकी संसाधनों का खर्चा होता है। इस वजह से सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हम भी ग्रीन एनर्जी को ही प्रमोट करते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहला फायदा सरकार और बिजली विभाग का नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता का होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता उसके लिए हजारों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला फायदा उपभोक्ता का ही होना चाहिए, ना कि बिजली विभाग और सरकार का। एक आम इंसान की कमाई हो या नहीं हो, लेकिन सरकार की चौतरफा टैक्स से कमाई होती है, और टैक्स एक अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो सभी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स की फाइल मेंटेन करता है वही टैक्स भरता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। तो इस वजह से अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो,
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी भरते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वर्टर क्या होता है। देखिए, इन्वर्टर का काम ये होता है कि वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। जिन भी इलाकों में पावर कट्स होता है वहां पर सबसे ज्यादा इन्वर्टर्स का यूज किया जाता है, या जहां पर पावर कट नहीं भी होता है वहां पर भी इन्वर्टर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि पावर कट्स कभी ना कभी तो होते ही रहते हैं। तो इन्वर्टर मेनली जो काम होता है, जब भी आपके यहाँ पर पावर कट होता है उस समय इसके इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है, और जैसे ही हमारे यहाँ पावर कट होता है तो बैटरी में डीसी करंट होता है, उस डीसी करंट को ये एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली होती है वो एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, और बैटरियों के अंदर जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। तो इस वजह से जब पावर कट होता है तो बैटरियों में स्टोर डीसी करंट को इन्वर्टर कन्वर्ट करता है एसी करंट में, जिससे हमारे घर के विद्युत आपूर्ति को पूरा किया जाता है। और जैसे ही दोबारा से लाइट आती है, मतलब ग्रिड चालू हो जाती है बिजली विभाग की, तो ये दोबारा से अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है, और बैटरी दोबारा से फिर से चार्ज हो जाती है। और जब अगली बार फिर से हमारे यहाँ पे पावर कट ऑफ होता है तो दोबारा से यही बैटरी हमारे यहाँ पर विद्युत आपूर्ति को पूरा करता है। यह होता है एक इन्वर्टर का काम। अब इस इन्वर्टर के अंदर भी दो टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी और एक होती है साइन वेव टेक्नोलॉजी। देखिए, स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्क्वायर वेव के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर आप छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण को चला सकते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, या छोटे मोटे काम हो गए, उनको ही आप स्क्वायर वेव से यूज कर सकते हैं। स्क्वायर वेव और साइन वेव टेक्नोलॉजी में यह डिफरेंस होता है कि यदि हम जो डीएसओ मशीन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है, तो उसमें यदि हम स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रिसिटी को चेक करेंगे तो वहां पर उसकी वेव जो है स्क्वायर फॉर्म में आती है। देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की एक ड्यूटी साइकिल होती है, उसको समझना होता है, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है। अभी फिलहाल में सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि हमारे घरों में जो बिजली विभाग से बिजली आती है, मतलब बिजली विभाग की ग्रिड से जो बिजली आती है वो भी साइन वेव होती है। तो अभी जितने भी जो लेटेस्ट इन्वर्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो साइन वेव होते हैं, और डीएसओ मशीन में यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो ये साइन वेव में इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये दोनों की ही वेव फॉर्म में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की वेव किस तरह से दिखती है और साइन वेव इन्वर्टर की वेव किस तरह से दिखती है। तो ये दो टेक्नोलॉजियां इन्वर्टर्स में आती है। और देखिए, अभी जितने भी जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, या इसके अलावा हमारे 5 स्टार रेटिंग के इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, या इसके अलावा जितनी भी जो लेटेस्ट एलईडीज वगैरह, जितनी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अभी विद्युत उपकरण आ रहे हैं, इन सभी के लिए साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। यदि आप इनको स्क्वायर वेव से इस्तेमाल करेंगे तो जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, इनके अंदर एक हमिंग आपको देखने को मिलती है। जैसे बल्ब होता है तो वो ब्लिंकिंग करता है, फैन होता है तो उसके अंदर से भी एक हमिंग की आवाज आती है, वो स्क्वायर वेव में ही होता है। अगर आप साइन वेव इन्वर्टर का यूज करेंगे तो उसमें इस तरह की, या इलेक्ट्रॉनिक के किसी उपकरण में जो हमिंग साउंड आता है वो साइन वेव में नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी में आता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना मान करके चलना है कि जो इन्वर्टर आपको आज के समय में लेना, चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर हो या सोलर इन्वर्टर हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ साइन वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स ही लेना है। अब देखिए, जो इन्वर्टर्स होते हैं वैसे तो वो हमें एक बैकअप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लेकिन इन्वर्टर के अंदर भी पावर कंजप्शन होता है। एग्जांपल के लिए, यदि आपका कोई इन्वर्टर है, उसके अंदर एक 100 एच की बैटरी लगी है, और सपोज आपके यहाँ पर 1 घंटे के लिए लाइट गई थी, और जिस समय लाइट जाती है तो वो बैटरी का इस्तेमाल करके विद्युत आपूर्ति करता है, और जैसे ही दोबारा से ग्रिड ऑन होती है तो वह बैटरी को चार्ज करता है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता है। जितनी वो बैटरी को चार्ज करने में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता है, उसके अलावा उस इन्वर्टर के अंदर जितनी भी जो हीट बनती है उसको बाहर करने के लिए उसके अंदर एक कूलिंग फैन लगा होता है, जो अंदर के सर्किट को हमेशा ठंडा रखता है, ताकि इन्वर्टर के अंदर ज्यादा गर्मी ना हो और उसके सर्किट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या कोई जलने जैसा खतरा ना हो। और उसके अलावा भी इन्वर्टर में, जैसे आपने देखा होगा, अभी लेटेस्ट इन्वर्टर के अंदर एलसीडी होती है, पुराने वाले इन्वर्टर के अंदर एलईडी वगैरह होती थी। इस तरह के जितने भी जो इन्वर्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं और वो 12 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं, तो उनके अंदर आपको एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि लगभग 20% के आसपास होता है। मतलब कि एक इन्वर्टर जो आपको बैकअप इलेक्ट्रिसिटी देता है वो पावर का कंजप्शन भी करता है, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट 20% इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। और एक नॉर्मल इन्वर्टर यदि आपके यहाँ पर लगा हुआ है और वो आपको लाइट जाने की कंडीशन में बैकअप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो उसका भी एक इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। आप नॉर्मली किसी भी इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे और बिना लोड के आप किसी एम्पियर और वॉट वाले मीटर में चेक करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ वॉट आपको कंजप्शन करता हुआ आपका इन्वर्टर मिलेगा, क्योंकि इन्वर्टर खुद भी थोड़ी सी बिजली का कंजप्शन करता है। तो ये हुई इन्वर्टर के ऊपर बात कि एक नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है
वो भी पावर कंजप्शन करता है, लेकिन साथ में वो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी देता है जिस समय हमारे यहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। अब हम यहाँ पर इन्वर्टर के केवीए और वॉट के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ में हम पावर फैक्टर के ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं तो वो डीसी से इलेक्ट्रिसिटी बना करके हमको एसी में देता है, तो उसका भी एक रेशो होता है, उसकी भी एक एफिशिएंसी होती है। जिस तरह से सोलर पैनल जब हम खरीदते हैं तो वहां पर हमें सोलर पैनल की एफिशिएंसी के बारे में बताया जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था। ऐसे इन्वर्टर की भी एफिशिएंसी होती है कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद में, मतलब बैटरी से डीसी करंट लेने के बाद में कितना आपको एसी करंट देगा, वो भी उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, जिसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उसका पावर फैक्टर कितना है। आपने अपने बिजली के बिलों में देखा होगा एक पीएफ करके पावर फैक्टर, जो कि नॉर्मली आपको 1 देखने को मिलता है। तो जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 तक होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर ऐसा होता होगा कि आप बिजली का इस्तेमाल कम करते हैं लेकिन बिजली का बिल आपको ज्यादा देखने को मिलता है। उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपका पावर फैक्टर जो है वो 1 से नीचे हो चुका होता है। नॉर्मली पावर फैक्टर को 1 अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी रेटिंग 0 से 1 तक होती है। 0.1, 0.2, 0.2 इस तरह से टोटल ये 1 तक इसकी रेटिंग होती है। तो ये सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर माना जाता है वो 1 ही माना जाता है। लेकिन यदि आपके घर का पावर फैक्टर 0.6 से 0.5, 0.7 हो गया है, उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन तो आप कम कर रहे होते हैं लेकिन आपको बिजली का बिल ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए जब भी कभी ऐसा होता है तो बहुत से टेक्नीशियन का यह कहना होता है कि आप अपने घर पे चेक करवाइए, अर्थिंग का प्रॉब्लम होगा या पावर फैक्टर का प्रॉब्लम होगा जिस वजह से आपका मीटर फास्ट चल रहा है। तो ये पावर फैक्टर हमारे घर के नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। और जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं तो उसमें पावर फैक्टर का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करने जाते हैं तो आपने सुना होगा वहां पर ही बोलते हैं कि ये 1 kVA का है या 1000 VA का है। 1000 VA बराबर 1 kVA होता है। वैसे ही जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं तो हमें उसकी पावर जो है केवीए में बताई जाती है। उसके पीछे पावर फैक्टर ही काम करता है। और क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहे होते हैं, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं उसके ऊपर वॉट मेंशन किया हुआ रहता है, लेकिन जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं तो वहां पर उसमें केवीए मेंशन किया जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किसी उपकरण में करते हैं तो वो वॉट में बिजली का कंजप्शन करता है, लेकिन जो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं वो भी 3 तरीके से होता है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड। घरों में ज्यादातर जो होता है रेजिस्टिव लोड, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये जितने भी होते हैं ये आपके रेजिस्टिव लोड होते हैं। इसके अलावा जितने भी जो फैन होते हैं, कोई मोटर पंप वगैरह होता है, ये सभी जो होते हैं ये आपके इंडक्टिव लोड होते हैं। अब रेजिस्टिव लोड के अंदर जितने भी वॉट के उपकरण होते हैं वो एक फिक्स वोल्टेज का कंजप्शन करते हैं जिस समय उनका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक 100 वॉट का बल्ब है, 1000 वॉट का कोई हीटर है, तो ये एक फिक्स वोल्टेज पर काम करते हैं। लेकिन जैसे हम एक पानी के पंप की बात करें, अगर वो किसी ऐसे घर में इस्तेमाल हो रहा है कि उन्हें 2 मंजिल पर ही पानी चढ़ाना है तो उसके अंदर 1 HP की जो मोटर है वॉट में तो वो लगभग 700 750 के आसपास होगी। लेकिन अगर वही मोटर 5 मंजिल के ऊपर पानी को जब चढ़ाएगी तो वहां पर हो सकता है कि लोड बढ़ने की वजह से ये थोड़ा पावर का कंजप्शन ज्यादा कर सकती है। तो जहां नॉर्मली कंपनी उसको 700 वाट की रेटिंग बताती है 1 HP के मोटर को, तो हो सकता है कि ज्यादा लोड पड़ने पर वो 800 से 900 वाट तक का भी कंजप्शन कर सकती है। इस वजह से जो भी हम इन्वर्टर खरीदते हैं उसके ऊपर केवीए इस वजह से मेंशन किया जाता है क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो हमें रिटर्न में करंट देता है लाइट जाने की कंडीशन में, वो डीसी करंट को एसी में बना करके देता है। अब क्योंकि इन्वर्टर भी इसके अंदर थोड़ा सा पावर लॉस करता है और आप उसके ऊपर रेजिस्टिव लोड का यूज कर रहे हैं या फिर इंडक्टिव लोड का यूज कर रहे हैं, वो इन्वर्टर कंपनी को पता नहीं होता है। इस वजह से ही वो जो इन्वर्टर के अंदर आप जो लोड का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए वो आपको वीए की लिमिट देता है क्योंकि उसके ऊपर पावर फैक्टर भी काम करता है। और अगर हम बात करें इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी इन्वर्टर ज्यादातर जो आपने को देखने को मिलते हैं वो 0.6 से 0.7 तक के होते हैं। अब आज के समय में तो 0.8 पावर फैक्टर वाले भी इन्वर्टर्स आने लगे हैं तो उनके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। लेकिन पहले के हम इन्वर्टर्स की बात करें तो इनका जो पीएफ होता था वो इंडियन मार्केट में ज्यादातर जो हमें इन्वर्टर्स देखने को मिलते थे वो 0.6 से 0.7 तक होते थे, जिसमें कि हमको 20 से 30% तक का पावर लॉस होता था। और आजकल के जितने भी जो सोलर इन्वर्टर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आते हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, उनके अंदर आज के समय में आपको 0.8 पावर फैक्टर के इन्वर्टर्स आने लगे हैं, जिस वजह से हमें उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं
तो उसके ऊपर केवीए लिखा होता है और केवीए हमेशा वॉट से कम होता है। जैसे जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करने जाते हैं तो वो लोड के अकॉर्डिंग हमें इन्वर्टर सजेस्ट करते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कि आपको 800 वाट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर इन्वर्टर तो क्योंकि वीए में मिलते हैं तो यहां पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने क्योंकि पिछली एक वीडियो में बताया था, एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर होता है जिसका मॉडल नंबर है 1235 और ये होता है 935 वीए 660 वॉट का। तो यहां पर यदि हम बात करें तो इस इन्वर्टर की जो वीए है वो 935 है और इसका जो अगर हम वॉट की बात करें मतलब ये मैक्सिमम कितने लोड को जो है बैटरी से चला सकता है तो वो होता है 660 वॉट। तो यदि हम किसी इन्वर्टर का पावर फैक्टर पता करना चाहते हैं तो उसके जितना वॉट पर वो आउटपुट देता है और जितना वीए का है तो वॉट को आपको वीए से डिवाइड कर देना है तो इसका आंसर आएगा 0.7। तो इस समय यह पता चलता है कि ये जो इन्वर्टर है ये 0.7 पावर फैक्टर का है, जिस वजह से इसके अंदर भी एनर्जी का लॉसेस काफी ज्यादा होता है। आज के समय की यदि हम बात करें तो कम से कम आपको 0.8 पावर फैक्टर का इन्वर्टर लेना चाहिए। इससे नीचे का यदि आप लेते हैं तो इसमें हमें पावर लॉस होता है। देखिए नॉर्मल टेक्नोलॉजी के जितने भी इन्वर्टर होते हैं या जिनका पावर फैक्टर कम होता है वो उतना ही ज्यादा सस्ता देखने को मिलेगा। यदि मार्केट में कोई ऐसा इन्वर्टर है जिसका पावर फैक्टर 0.6 है तो कीमत में वो आपको बहुत ही सस्ता देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सस्ता इन्वर्टर लेना है, हम तो क्योंकि जो इन्वर्टर लेते हैं वो अपने घरों में बैकअप के लिए लेते हैं और उसके अलावा जो सोलर इन्वर्टर होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो एनर्जी जनरेशन के लिए भी होते हैं। तो इस वजह से आपको आपके इन्वर्टर का पावर फैक्टर पता होना चाहिए और हमें कभी भी 0.8 पावर फैक्टर के नीचे के इन्वर्टर्स को नहीं खरीदना चाहिए। इससे हमें एनर्जी का काफी ज्यादा लॉसेस होता है जो कि हमारे बिजली के बिल पर प्रभाव डालता है, मतलब कि हमारे बिजली के बिलों को बढ़ाता है। हम अभी इसी वीडियो में आपको आगे सोलर के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उसमें किस तरह से आपको पीएफ को देखना है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यहां पर अब तक हमने इन्वर्टर को समझा, इन्वर्टर के अंदर आ रही दोनों टेक्नोलॉजी स्क्वायर वेव और साइन वेव को समझा, उसके बाद में हमने यहाँ पर केवीए और वॉट के डिफरेंस को और साथ में पावर फैक्टर को समझा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन्वर्टर जो आते हैं वो वोल्ट के हिसाब से आते हैं। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा, आप ऑनलाइन भी सर्च करते होंगे तो आपको लिखा मिलता है कि ये इन्वर्टर है ये 12 वोल्ट का है, कोई 24 वोल्ट का होता है, कोई 36 वोल्ट का होता है, कोई 48 वोल्ट का होता है, कोई इससे ज्यादा वोल्ट का भी होता है। क्योंकि इन्वर्टर में जितनी भी बैटरी लगाई जाती है वो 12 वोल्ट के हिसाब से लगाई जाती है। तो जितने भी जो 24 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर ड्यूल बैटरी मतलब डबल बैटरी लगाई जाती है। जो 36 वोल्ट के होते हैं उनके अंदर 3 बैटरियों को सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज और पैरेलल क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सोलर पैनल या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जब भी लगाते हैं तो उसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई इन्वर्टर 12 वोल्ट का है तो मतलब वो सिंगल बैटरी का है, अगर कोई इन्वर्टर है 24 वोल्ट का है मतलब उसमें 2 बैटरियां लगेंगी, और यदि कोई इन्वर्टर 36 है तो 3 और 48 है तो उसके अंदर 4। इस तरह से इन्वर्टर तो देखिए बहुत ही ज्यादा वोल्ट तक के आते हैं। फिलहाल में घरों में हम जो इन्वर्टर्स यूज करते हैं ज्यादातर 48 वोल्ट तक के ही यूज करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि वोल्ट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके इन्वर्टर के अंदर आपको बैटरी कितनी लगाना है। आज के समय में यदि हम बात करें तो लीड एसिड बैटरी होती है, इसके अलावा ड्राई बैटरीज भी होती है और लिथियम बैटरी भी होती है। लिथियम बैटरी थोड़ी महंगी होती है, साइज में छोटी होती है, लेकिन जो लीड एसिड बैटरी होती है वो प्राइस में सस्ती होती है। देखिए ड्यूरेबल तो सभी होते हैं क्योंकि बैटरियां जो काम करती है वो एज के हिसाब से मतलब एम्पियर आवर के हिसाब से काम करती है। हम जब भी कोई बैटरी परचेज करते हैं तो उसका वोल्ट तो 12 ही होता है, लेकिन उसका एम्पियर के हिसाब से उसकी कैपेसिटी और उसको बैकअप को देखा जाता है। जैसे कि आप कोई बैटरी परचेज करने जाते हैं तो 12 वोल्ट 100 एम्पियर या 150 एम्पियर या 200 या आजकल 250 एम्पियर तक की बैटरी आने लगी है। तो इस तरह से हमें जितना ज्यादा बैकअप चाहिए होता है उतने ज्यादा एम्पियर मतलब एएच की बैटरी को हमको लेना होता है, जिसके बारे में भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। अब देखिए जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना लोड इस इन्वर्टर पर देना है। मतलब कि हमारे यहाँ पर कभी भी लाइट जाती है तो हम कितने इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे इन्वर्टर के अंदर पूरी तरह से कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी कम है और उसके ऊपर आप ज़्यादा लोड देते हैं तो वो ओवरलोडिंग का मैसेज दे करके शट डाउन हो जाता है, जिस वजह से फिर आप इन्वर्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते या तो आपको लोड को कम करना होता है। तो जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करने जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर हो या सोलर इन्वर्टर हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने एएच की बैटरी लेना है, हमें इन्वर्टर 12 वोल्ट का लेना है या 24 वोल्ट का लेना है, या कितने केवीए या
कितने वॉट का इन्वर्टर हमें लेना है, उसको किस तरह से पता किया जाता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को भी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे आप खुद से ही ये पता कर लेंगे कि आपके घर के लिए आपको कितने केवीए किलोवाट का इन्वर्टर लेना होगा या कितने एच की बैटरी लेना होगा। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए और फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, उसके लिए यहां पर हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि हमारा एक 1 BHK का घर है जिसमें बेडरूम किचन हॉल है। हम यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं ताकि आप बहुत ही आसान भाषा में समझ सकें। तो जैसे कि हमें एक 1 BHK के घर के लिए हमें ये पता करना है कि हमारे घर का टोटल लोड कितना है। और देखिए, जब भी हम कोई इन्वर्टर परचेस करने के लिए किसी शॉप पर या किसी डीलर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके घर के टोटल लोड के बारे में पूछता है, और जितना भी लोड बनता है उसके हिसाब से वो आपको केवीए या वॉट का इन्वर्टर सजेस्ट कर देता है। उदाहरण के लिए एक 1 BHK घर के लिए जितने भी उनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं उनका वो टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी घर का हमेशा 1000-2000 वॉट के ऊपर भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर के टोटल लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से इन्वर्टर ले लें, ये भी सही नहीं है। आपको अपने घर का टोटल लोड तो पता होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट होता है रनिंग लोड, जिसको कि आप कंटिन्यूसली यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए और किस तरह से आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने घर के लिए इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर या सोलर पैनल का सिलेक्शन करेंगे, आपको इन सभी फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक 1 BHK घर का टोटल लोड और एवरेज लोड, मतलब कि एक रनिंग लोड किस तरह से निकाला जाता है, उसको एक लिस्ट के आधार पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 2 लिस्ट बनाएंगे, जो कि एक टोटल लोड की होगी और एक हमारे रनिंग लोड की, मतलब एवरेज लोड की होगी। तो हम लिस्ट किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 10 वॉट के 2 LED बल्ब हैं, इसके अलावा 24 वॉट की 2 LED रॉड्स हैं, इसके अलावा हमारे घर में 2 फैन लगे हुए हैं। फैन नॉर्मली 60 या 70 वॉट या 80 वॉट तक के होते हैं, तो यहाँ पर हम 70 वॉट के 2 फैन लिख लेते हैं। उसके बाद में एक फ्रिज है, क्योंकि फ्रिज हमारे यहाँ पर 24 घंटे कंटिन्यूसली ऑन होता है, तो नॉर्मली किसी भी घर में छोटा फ्रिज जो होता है लगभग वो 150 वॉट के आसपास होता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर पे कोई LED टीवी हो, नॉर्मली हर घर में होती ही है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि ये भी 60 से लेकर के 120 वॉट तक की होती है, तो यहाँ पर हम 100 वॉट की एक LED को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नॉर्मली आजकल घरों में मोबाइल के चार्जर्स तो होते ही हैं, तो किसी के एक घर में अगर 4 इंसान भी होते हैं तो कम से कम आपको 2 से 4 चार्जर तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चार्जर ले लेते हैं। अब मोबाइल के चार्जर भी 30 वॉट से लेकर के 45 वॉट तक के मैक्सिमम देखे जाते हैं, तो यहाँ पर हम 40 वॉट के 2 चार्जर ले लेते हैं। इसके अलावा एक मिक्सर भी ले लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि हर घर में आपको मिक्सर देखने को मिलता है, जो कि 400 वॉट से लेकर के 800 वॉट तक के होते हैं, या इससे ज़्यादा वॉट के भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली किसी घर में ऑन एवरेज यदि हम बात करें तो मिक्सर आपको 600 वॉट तक के देखने को मिलेंगे। और एक पानी का पंप, क्योंकि हमारे घर पे जो घर के ऊपर छत पे जो पानी की टंकियां होती है उनमें पानी भरने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक आधा HP का पंप भी है, जो कि वॉट में लगभग 350 वॉट के आसपास होता है। तो इस तरह से एक नॉर्मल 1 BHK घर के अगर हम टोटल लोड की रिपोर्ट बनाते हैं तो ये टोटल लोड की रिपोर्ट होती है 1488 वॉट की, मतलब हम इसे 1.5 किलोवाट मतलब 1500 वाट मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने घर के जितने भी विद्युत उपकरण हैं, जो कि एक 1 BHK घर का हमने उदाहरण लिया है, तो उन सभी का हमने टोटल करके एक लिस्ट बनाई है। अब हमने यहाँ पर तो टोटल लिस्ट बनाई है, लेकिन हम इन सभी को एक साथ यूज कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर के अकॉर्डिंग हमको एक रनिंग लोड या एक एवरेज लोड निकालना होगा। अब उसको किस तरह से निकालते हैं उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि LED बल्ब हो गया, हो सकता है कि आप दिन में इसका इस्तेमाल ना करते हो लेकिन रात में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, मिनिमम 2 LED बल्ब तो हमारे घर पे चलेंगे ही। और देखिए, किसी भी घर पे अगर नॉर्मली जेंट्स जॉब करने जाते हैं या लेडीज भी जॉब करने जाती हैं, तो नॉर्मली घर में कोई ना कोई एक तो होता ही है। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि अगर घर के जेंट्स घर से बाहर भी रहते हैं तो कोई ना कोई एक लेडीज या कोई बुजुर्ग हमारे घर पे हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, तो घर पे 2 में से 1 फैन तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। और फ्रिज तो हमारा है ही, वो तो 24 घंटे दिन हो या रात वो तो हम कंटिन्यूसली चलाते ही हैं। उसके अलावा एक ना एक मोबाइल चार्जर हमारे घर पे हमेशा चालू ही रहता है, किसी न किसी का फोन चार्ज होता रहता है या हम उसको चालू करके भी छोड़ देते हैं, ये हर घर की एक कॉमन बात है। तो इस तरह से हम ये मान करके चलते हैं। इसकी छोटी सी हमने एक लिस्ट बनाई जो कि एक हमारे रनिंग लोड की एक लिस्ट होती है। तो यहाँ पर 280 वॉट होता है। हम राउंड फिगर में ये मान लेते हैं कि हमारे घर पे 300 वाट का ऐसा लोड रहता है जो कंटिन्यूसली ऑन रहता है। अब हो सकता है किसी घर में फ्रिज ना हो या घर पर कोई रहता ही नहीं हो, तो वहां पर फैन और फ्रिज का भी आप
हो सकता है कि इसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली यदि हम किसी भी घर की बात करें, चाहे वो 1 BHK छोटा मोटा घर ही क्यों ना हो, एक फैन, लाइट, फ्रिज वगैरह तो आज के समय में हर घर में होती है, मोबाइल के चार्जर होते ही है। तो ये मैंने आपको बताया एक एवरेज लोड। अब देखिए यहाँ पर टोटल लोड जो है, जो मैक्सिमम लोड आपका है, आपको ये ध्यान रखना है जो टोटल लोड के अंदर कि आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण में हाईएस्ट आप कितने वॉट का यूज करते हैं। जैसे कि जो हमारी टोटल लोड की रिपोर्ट थी उसमें सबसे ज्यादा वॉट का हमारा मिक्सर था जो कि 600 वाट का था। इसके बाद में सेकंड जो था वो हमारा हाफ HP का पंप जो कि लगभग 350 वाट का था। तो हमारे घर का टोटल लोड की रिपोर्ट में मैक्सिमम जो हमारा लोड था वो 600 वाट का मिक्सर था। और हमने जो एक एवरेज लोड मतलब रनिंग लोड निकाला हमारे घर का जो हमेशा कंटिन्यूसली रहेगा वो लगभग 280 वाट, मतलब इसे हम राउंड फिगर में 300 वाट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो बात आती है, क्या आप एक नॉर्मल इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहते हो, एक बैकअप के रूप में ही इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप एक सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करके रात में भी उसको सोलर से चलाना चाहते हैं बैटरियों को चार्ज करके। तो इस तरह से सबसे पहले हमको ये पता करना है कि जितना भी हमने यहाँ पर लोड निकाला है, चाहे वो टोटल लोड हो या एवरेज लोड हो, इसके हिसाब से हमें कम से कम कितने KVA का इन्वर्टर और कितने एज की बैटरी लेना होगी। इसके लिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने टोटल लोड और एवरेज लोड की यहाँ पर लिस्ट बना ली है, फिलहाल मैं यहाँ पर ये मान करके चलता हूँ कि हमें 300 वाट का लोड 10 घंटे के लिए हमको चलाना है। अब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी बार ऐसा होता है कि कभी 3-4 घंटे की लाइट कटिंग हुई, कभी दोपहर में हुई, कभी शाम में हुई, तो 24 घंटे में से मान करके चलते हैं कि कम से कम 10 घंटे आपके यहाँ पर पावर कट हो रहा है। तो इसके लिए देखिए हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। हमें बैटरी कितने एज की लेना है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप आवर्स, मतलब कितने घंटा आपको बैकअप चाहिए, और इसको हमको डिवाइड करना होता है बैटरी के वोल्ट, मतलब आपका इन्वर्टर 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में इन्वर्टर की एफिशिएंसी, क्योंकि इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको इन्वर्टर KVA, वॉट और पावर फैक्टर के बारे में इसीलिए बताया था ताकि आप अपने घर पे इन्वर्टर हो या सोलर इन्वर्टर हो या बैटरी हो या सोलर पैनल हो, ताकि आप जितने भी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे उसमें पावर फैक्टर हमेशा काम करेगा, वॉट, एम्पीयर, ये सभी चीजें बार बार आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बताने के पहले ही इन सभी के बारे में डिटेल्स में बताया। तो जब भी हम अपने घर के सोलर पैनल लगाना हो, सोलर इन्वर्टर लगाना हो या नॉर्मल इन्वर्टर लगाना हो, कुछ भी लगाना हो आपको, आप चाहे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हो, आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले पावर फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, एम्पियर के बारे में, वोल्ट के बारे में। ये सभी चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं वो आपको आगे इस वीडियो के साथ में धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। ये फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका बैटरी का एज होगा। अब इस फॉर्मूले को हम जो हमने यहाँ पर लोड की लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमको टोटल लोड लिखना है जो कि हमने एक एवरेज लोड के हिसाब से 300 वाट का निकाला है। और क्योंकि हमें हमारे यहाँ पर पावर कटिंग हमने मान करके चला है कि लगभग 10 घंटे की होती है, तो हमने यहाँ पर जो बैकअप आवर्स है वो 10 हुआ। क्योंकि हमारा बैटरी का वोल्ट हम यहाँ पर एक फिलहाल में 12 वोल्ट के इन्वर्टर का एग्जांपल ले रहे हैं और हम यहाँ पर 24 वोल्ट के इन्वर्टर का भी एग्जांपल लेंगे। तो फिलहाल में अभी पहले एग्जांपल में हमने 12 वोल्ट इन्वर्टर लिया है, इसकी एफिशिएंसी 0.8 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 312.5 एच। इसका मतलब ये हुआ कि आप 300 वाट के लोड को 10 घंटे तक आप बैटरी से चलाना चाहते हैं और आपका इन्वर्टर 12 वोल्ट का मतलब एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और उसकी एफिशिएंसी यदि 0.8 है तो आपको 312.5 मतलब हम इसको 313 मान सकते हैं कि आपको 313 एच की बैटरी की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप 300 वाट के लोड को 10 घंटे तक चला सकते हैं। ये हमने एक बेसिक से फॉर्मूले से ये पता किया कि इन्वर्टर के लिए आपको कितने एच की बैटरी लगाना होगी। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी जो बैटरी का एच निकाला ये 12 वोल्ट की बैटरी में निकाला। अब यहाँ पर हम 24 वोल्ट के मतलब 2 बैटरी वाले इन्वर्टर का भी कितने एच की बैटरी लेना होगा उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी आगे समझ में आएगा कि एक 12 वोल्ट के इन्वर्टर को लगाने से और एक 24 वोल्ट के इन्वर्टर लगाने से क्या फर्क पड़ता है केवीए में और बैटरी के एच में, दोनों को ही हम समझेंगे। यहां पर देखिए अब हम इसी फॉर्मूले को 24 वोल्ट के इन्वर्टर के ऊपर लगाएंगे क्योंकि वॉट तो हमारा सेम ही रहने वाला है। हमारा रनिंग लोड 300 वाट का है और हमको इसको 10 घंटे तक चलाना है। अब यहाँ पर जो बैटरी के वोल्ट हैं वो उसके अंदर 12 की जगह हम 24 लिखेंगे क्योंकि हम एक 24 वोल्ट के मतलब 2 बैटरी वाले इन्वर्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पावर फैक्टर तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब जो इसका आंसर आएगा वो होगा 156.25। मतलब कि यदि आपको 12 वोल्ट वाले डबल बैटरी वाले इन्वर्टर पे
300 वाट के लोड को अगर 10 घंटे के लिए चलाना है तो यहां पर आपको बैटरी जो लगेगी वो कितनी लगेगी, 156 एच की। ये फर्क होता है 12 वोल्ट के इन्वर्टर में और 24 वोल्ट के डबल बैटरी वाले इन्वर्टर में, क्योंकि यहां पर आपकी बैटरी जो है वो डबल हो चुकी है। इस वजह से हमारे पास पावर की कैपेसिटी भी ज्यादा है और इन्वर्टर पे लोड लेने की भी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये दोनों ही एग्जांपल से हमको ये समझ में आया कि यदि हम 12 वोल्ट के इन्वर्टर से, जो कि सिंगल बैटरी वाला है, 10 घंटे 300 वाट के लोड को चलाने के लिए 313 एच की बैटरी चाहिए, और वहीं पर यदि हम 24 वोल्ट के 2 बैटरी वाले इन्वर्टर की बात करें तो 156 एच की बैटरी में आप 300 वाट के लोड को 10 घंटे तक चला सकते हैं। अब यहां पर हमने फॉर्मूले के हिसाब से बैटरी का एज तो पता कर लिया, अब हम यहां पर कितने केवीए का या कितने वॉट का लेना होगा उसकी जानकारी भी निकाल लेते हैं। इन्वर्टर का केवीए निकालने का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। आपकी बैटरी का जितना एच है, मतलब बैटरी की कैपेसिटी जितनी है और इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है, इसको आपको डिवाइड करना है, तो इसमें आपका VA निकल करके सामने आ जाएगा। अब क्योंकि एग्जांपल के लिए हमने 12 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए ये पता किया था कि हमको 313 एच की बैटरी चाहिए और हमारे इन्वर्टर की एफिशिएंसी जो है वो 0.8 है, तो इसको यदि हम इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 391 kVA। तो इससे हमको ये पता चला कि एक 12 वोल्ट की बैटरी वाले इन्वर्टर से, जो कि बैटरी का एज 313 है, जिसके ऊपर हमको 300 वाट का लोड 10 घंटे तक चलाना है, तो उसके लिए हमको 313 एच की बैटरी के साथ में 391 kVA का इन्वर्टर हमको लेना होगा। अब इसी कैलकुलेशन को हम दोबारा से 24 वोल्ट की, मतलब डबल बैटरी वाले इन्वर्टर पे भी कैलकुलेशन करेंगे, और यहां पर भी हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर 24 वोल्ट के इन्वर्टर में 300 वाट लोड चलाने के लिए जो फॉर्मूले के हिसाब से पता किया था 156 एच की बैटरी हुई थी, तो 156 को हम यहां पर डिवाइड करेंगे 0.8 पावर फैक्टर से, तो इसका आंसर आएगा 195 kVA। मतलब कि आप 300 वाट के लोड को 10 घंटे तक चलाना चाहते हैं किसी इन्वर्टर पे, तो उसके लिए मिनिमम आपको 195 मतलब 200 kVA के इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो यहां पर हमने फॉर्मूले से कितने एच की बैटरी की हमको जरूरत है लोड के अकॉर्डिंग, उसके बारे में भी पता किया, और लोड के अकॉर्डिंग ही हमें कितना kVA का हमको इन्वर्टर चाहिए, हमने उसके बारे में भी फॉर्मूले से डिटेल में निकाला। तो किसी भी घर के लोड के अकॉर्डिंग आपको कितने एच की बैटरी लगेगी, कितने kVA का आपको इन्वर्टर लगेगा, उसके बारे में हमने फॉर्मूले से डिटेल में निकाला। और देखिए, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी जो बैटरी होती हैं उसको आप हमेशा 80% तक ही यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने अपने इन्वर्टर के अंदर 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी लगा रखी है, तो उसमें से सिर्फ आप 80 एच का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 20% मतलब जो 20 एच है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बैटरी के डीप डिस्चार्ज के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बैटरी को पूरी तरह से जीरो कर दिया जाएगा तो बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी, जिस वजह से उसको दोबारा से चार्जिंग करने में या ऑन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का हमको सामना करना पड़ेगा। इन्वर्टर में इस तरह से वोल्टेज की सेटिंग होती है कि जब भी बैटरी का 80% यूज हो जाता है, जब वो 20% रिमेनिंग वोल्टेज पे आती है, तो इन्वर्टर जो है उसको कट ऑफ कर देता है, सिस्टम को बंद कर देता है कि बैटरी डीप डिस्चार्ज में ना चली जाए। क्योंकि बैटरी अगर पूरा ही 100% खाली हो जाएगी तो उसको चार्जिंग करने में इन्वर्टर को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डीप डिस्चार्ज में चली जाती है बैटरी। डीप डिस्चार्ज की कंडीशन से भी बैटरी को निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी नॉर्मली बहुत सी बार वो इन्वर्टर से नहीं निकलती है। इस वजह से इन्वर्टर में इस तरह से सेटिंग की जाती है कि उसको 20% रिमेनिंग वोल्टेज के बाद में कट ऑफ कर दिया जाता है। तो हमने जो फॉर्मूले के हिसाब से बैटरी का एज पता किया, उसमें हमेशा आपको 20% प्लस करके चलना होगा। और जिस तरह से बैटरी को हम 80% यूज कर सकते हैं, वैसे ही इन्वर्टर के VA का लोड आपने जो भी निकाला, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी पे 391 VA आया था और 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे 300 वाट चलाने के लिए 195 VA आया था, इसमें भी इन्वर्टर में भी हमको VA को कम से कम 40% प्लस लेकर के चलना पड़ता है। जिस तरह से आप किसी भी बैटरी को 80% ही यूज कर सकते हैं, उस तरह से किसी भी इन्वर्टर के KVA को भी कम से कम आपको 40% हमेशा फ्री छोड़ना चाहिए। मतलब कि यदि आपका इन्वर्टर 100 VA का है तो आपको उसके ऊपर लगभग 60 या मैक्सिमम 70% तक का ही लोड उसके ऊपर देना है। 30 से 40% आपको हमेशा उसको लोड फ्री रखना है, जिससे कि इन्वर्टर की लाइफ ज्यादा रहती है। अगर आप अपने इन्वर्टर के पूरा ही VA या वॉट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरा ही उसके ऊपर लोड देते हैं और बैटरी के ऊपर भी आप पूरा करंट जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उससे बैटरी को भी प्रॉब्लम होगी, इन्वर्टर को भी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें हम ऐड करेंगे बैटरी के जो एज है उसके अंदर हम 20% ऐड करेंगे। तो 12 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए जो हमने कैलकुलेशन किया था 313 एज का, अब इसके अंदर हम 20% प्लस करेंगे, जो कि होगा 62.6, जो कि 20% होगा। तो टोटल हमको
300 वाट के लोड को 10 घंटे चलाने के लिए 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे जो बैटरी लगेगी वो लगेगी 470 एच की। अब यहाँ पर हम जो 24 वोल्ट का हमारा इन्वर्टर है उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करेंगे। 24 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए 156 एच की बैटरी का आया था, उसके अंदर भी हम 20% प्लस करेंगे जो कि होगा 31.2। तो इस तरह से दो बैटरी वाले इन्वर्टर पे 300 वाट के लोड को 10 घंटे चलाने के लिए हमको 187 एच की बैटरी की जरूरत होगी। और उसी तरह से यदि हम केवीए की बात करें, हमने 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे 392 केवीए का निकाला था। अब इसमें 40% को प्लस करेंगे 157.2, तो टोटल जो आएगा 300 वाट के लोड को 10 घंटे चलाने के लिए 549 के का इन्वर्टर लेना होगा। वहीं पर यदि हम 24 वोल्ट के इन्वर्टर के बारे में देखें, हमने वहां पर एक 24 वोल्ट के इन्वर्टर का कैलकुलेशन किया था 300 वाट के लोड को चलाने के लिए 195 केवीए, उसमें हम 40% प्लस करेंगे जो कि 78 होगा, जिसका आंसर आएगा 273 VA। इसका मतलब ये हुआ कि एक 24 वोल्ट के इन्वर्टर से 300 वाट के लोड को चलाने के लिए आपको कम से कम 273 मतलब 273 VA का इन्वर्टर की जरूरत होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर किसी भी घर के लोड को, चाहे वो रनिंग लोड हो, टोटल लोड हो या मैक्सिमम लोड हो, उसको चलाने के लिए आपको आप कितने वोल्ट के इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितने VA का इन्वर्टर लेना होगा और कितने एच की बैटरी लेना होगी, वो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया। और जितने भी फॉर्मूले और एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है, इन सभी की फाइल को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर के जितने भी जो लोड की आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप भी अपने घर पे इन्वर्टर लगाना चाहते हैं या सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही आप एच और सोलर इन्वर्टर के बारे में पता कर सकते हैं। और सोलर पैनल भी हमें कितनी लगानी होगी वो भी हम इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं।